Thank you for turning up on time. It means a lot. I think the morning session is really special for all of us. Personally, I feel this entire day is very special. अगर आप उन राइटर्स में से हैं जो सीखने में यकीन रखते हैं, कल रॉबिन ने बोला 75 फिल्म लिख चुके हैं फिर भी कहते हैं सीखना ज़रूरी है, तो हम सब वैसे राइटर्स हैं होपफुली. तो अगर हम सीखने में यकीन रखते हैं तो आज बहुत ही यूज़फुल एजुकेशनल सेशंस हैं. So personally I'm very excited about the day. I hope the same for you. But we'll start the day with a very special session on SWA and about some very important facts and understanding that all writers need to have about our rights, about our entitlements, our responsibilities. Yes, sir. For this session, we have two gentlemen whom I'll invite on the stage. इन दोनों को आप जानते हैं, कल भी इनका इंट्रोडक्शन हुआ है. मैं आपको पर्सनली बताता हूँ इन दोनों के बारे में. आज से 1.5 साल पहले अंजुम सर ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि तुम एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ जाओ. तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा क्योंकि अंजुम सर कुछ भी बोलेंगे तो यस तो होगा ही आंसर. तो मेरे पास अधिकार तो था नहीं. फिर भी मैंने थोड़ा सोच विचार करके एक्सेप्ट कर लिया. और फिर मेरी मुलाकात हुई जमा सर से, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हुए उसी टर्म में, जब व्हेन वी स्टार्ट द न्यू टर्म एट SWA. जमा सर हमारे लीडर हैं वहाँ पर. तो पिछले 1.5 साल में मैं तो बिल्कुल नया हूँ कमेटी में, अभी सीख रहा हूँ. मगर पिछले 2 साल में अंजुम सर और जमा सर ने पर्सनली मुझे जितना प्यार दिया, जितना मुझे गाइड किया और बहुत फ्रीडम भी दी अपना काम करने के लिए. तो that means a lot, sir. That means a lot. That gives us the spirit and the courage and the excitement to keep going on. And I think I speak on behalf of a lot of us who believe that SWA is doing good work because of the leadership that we have in the form of you guys. बस अब बुलाते हैं because you guys should get as much time as possible. So please welcome, ladies and gentlemen, Mr. Zama Habib and Mr. Anjum Rajabali. तो जैसा कि सत्यांशु ने बताया, हम लोग जो अभी बात करेंगे वो हम सबके अपने रोल्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. सबसे पहले तो SWA क्या है वो मैं एज जनरल सेक्रेटरी आप लोगों को बता दूं, और इस ऑर्गेनाइजेशन का आपसे क्या रिश्ता है, हम दोनों का क्या रिश्ता है, उस पे हम पहले बात कर लेते हैं. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाएं, वहाँ पे हम जो कहानी लिखें वो एक रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक ठप्पा लग जाए और हमारा काम हो गया. जो कि ये बड़ी मामूली सी एक बहुत अहम चीज़ है, लेकिन एक अलग चीज़ है. आपको उससे एक ताकत मिलती है कि हाँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारा काम रजिस्टर कर लिया, और रजिस्टर करने के बाद कम से कम मैं ये सिक्योर हो चुका हूँ कि इस काम की अब चोरी नहीं होगी, कोई हमारे काम पे डाका नहीं डालेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं जाके SWA की हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ कि हाँ भाई, ये यहाँ पे इस डेट को मैंने ये रजिस्टर किया था और इसके बाद में लिख के इन्होंने ऐसा वैसा कर दिया, या अपनी फिल्म बना ली या अपनी कहानी कर ली, जिस पे हम हमेशा से फाइट करते आए हैं, स्टैंड बाय करते आए हैं आपके साथ. लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं कि बार बार की SWA हमें हमारी मदद करेगा, ये एक मिजाज बनता गया है. वो ये कि वेलफेयर कमेटी है या कोई एजुकेशन कमेटी है, हम लोगों ने कई साल से ये सोचा कि ये जो SWA है ये सिर्फ एक मदद करने, यानी बैसाखी बन के ना आपके साथ आए, बल्कि हम कहीं ना कहीं जब इतने लोग मिल रहे हैं, 31 की टीम है हमारी, और सब के सब
कुछ ना कुछ अच्छा लिख रहे हैं, सब एक्टिव राइटर्स हैं हमारी टीम में, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जो आपको एजुकेट करके हेल्प करें, रादर देन एक बैसाखी दे के हाथ पकड़ के चलने के, हम आपको उतनी ताकत दें कि आप खुद अपनी जंग लड़ सकते हो। और आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट, आपका अपना काम, वो सबसे बड़ा आपकी ताकत है। तो उसकी वजह से हमने स्क्रिप्ट लैब शुरू किया। उसकी वजह से हमने स्क्रिप्ट लैब शुरू करके जिस तरह से हमने ये काम किया कि आपकी स्क्रिप्ट लाई जाए, उसमें अच्छी स्क्रिप्ट चुनी जाए, आपको मेंटोर दिया जाए, जो पिछले साल हमने किया, वो मेंटोर देके जो सीनियर डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं वो आपको बताएं कि आपकी स्क्रिप्ट में कहाँ कहाँ फ्लॉज है, क्या क्या गुंजाइश है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। और उसमें से चुन के फिर हमने आपके लिए एक पिच फेस्ट किया, जो पिच फेस्ट करके हमने आपको प्रोड्यूसर से या स्टूडियो से मिलवाया, जहाँ पे हमारे इस बार 30 लोगों ने ऑलमोस्ट 26 स्क्रिप्ट हमारी प्रेजेंट हुई कई प्रोड्यूसर्स के सामने। और वो जो आप भटक रहे थे या कुछ राइटर्स की हमारी चीज़ है लेकिन हम पहुँच नहीं पाते हैं, हमने आपके पास वो प्रोड्यूसर को लाके खड़ा कर दिया। तो मकसद सिर्फ वो एक रजिस्ट्रेशन का नहीं था, मकसद सिर्फ एक वेलफेयर का कि आप बीमार हो गए हैं और उसका आपका हम इलाज में कुछ पैसे से मदद कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हम उससे थोड़ा बियॉन्ड जाना चाह रहे थे और वही हमारी कोशिश थी। ये आईएससी भी हम इसलिए कर रहे हैं कि इस आईएससी के ज़रिए आप कई राइटर्स को, कई डायरेक्टर्स को, कई प्रोड्यूसर्स को एक प्लेटफॉर्म में 3 दिन में देखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। उनके जब एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, क्या सही रास्ता हो सकता है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कल जब मणि रत्नम जी बात कर रहे थे और अंजुम भाई जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी या हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था, वो मुझे सीखने को मिला। हमारे कोलीग्स जो बैठे हुए हैं उनको सीखने का मौका मिला। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, आप हर बार सीख सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह का जो हमारा एक यूनियन के ज़रिए ये जो काम है ये तो हम कर रहे हैं। बाकी आपके राइट्स क्या हैं उस पे मैं अंजुम भाई से बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आपके क्या क्या अधिकार हैं और किस अधिकार के लिए क्या करना है आपको, वो आपको बताएंगे। जी शुक्रिया जवान सर। हिंदी में ज़्यादातर बात करें चलेगा? आई मीन इज देयर एनीवन हियर हु हैज़ स्पेसिफिक डिफिकल्टी विद हिंदी? कुछ को है तो कल किसी ने बताया था तो उनके लिए थोड़ा आप मिक्स करके बोल दें, बाकी मैं तो हिंदी बोली। हाँ भाई, हिंदुस्तान है, इसके लिए यहाँ 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं और 19,500 अलग दूसरी भाषाएं हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस डाइवर्सिटी। देखिए SWA जो जवान सर ने बताया यूनियन है। यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। यूनियन का काम होता है कि अपने मेंबर्स होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, सिंपल, और कुछ नहीं। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि यूनियन जो है कलेक्टिव रूप से आपका प्रतिनिधि बन के आपके लिए नेगोशिएट करे कंपनीज के साथ, स्टूडियोज के साथ वगैरह, और वो अधिकार एक कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से हासिल करे और वो एक प्रथा बन जाए। लेकिन यहाँ जो है हमारा यूनियन जो है और बाकी के जो फिल्म इंडस्ट्री के यूनियंस है वो अभी तक उस स्तर पर पहुँचे नहीं हैं कि वी आर एबल टू इफेक्टिवली कलेक्टिवली डू दिस। आपको दूसरी बात भी ये बता दूं कि SWA जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो बाकी के जो गिल्ड्स है, द अदर गिल्ड्स विच आर देयर अराउंड द वर्ल्ड, वी हैव बीन इन टच विद देम। उसमें से आपको पता चलेगा कि एक ही महज एक गिल्ड है, देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर गिल्ड विच इज द अमेरिकन गिल्ड which has managed to do this quite successfully. The others also like us are on the way. So SWA is on the way. However, कि केवल महज ये एक तरीका नहीं होता है कि कलेक्टिव रूप से किया जाए, वो तो कोशिश जारी है, उसके बारे में बताऊंगा। It's also individually. So the job of the union also is to empower its members so that individually जब वो टेबल पे बैठते हैं
सामने वाले के सामने, विच मीन्स स्टूडियो हो, ब्रॉडकास्टर हो, प्रोडक्शन हाउस, प्लेटफॉर्म एट्सेट्रा, तो उनमें उतनी सी एक ताकत आए सो दैट दे आर एबल टू नेगोशिएट। अब ये नेगोशिएशन किस बेसिस पे चलता है, किसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिकली दैट्स द बेसिस ऑफ एनी नेगोशिएशन इन लाइफ, हर रिश्ते में। अब सामने वाली कंपनी जो बैठी है वो आपको ये एहसास देते हैं कि यू नीड देम मोर देन दे नीड यू, तो इसके लिए वो एक ताकत दिखाते हैं उसके अंदर कि भैया तुम नहीं तो कोई और, तुम नहीं तो कोई और, ऐसी कौन सी खास बात है तुमने। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप, जो कल भी बातें हुई आज भी होंगी, कि द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट आवर वर्क इज वैल्यूएबल, दैट आवर वर्क दे नीड इट, because without that they will not be able to make that special show, special film which they require. अब ये कॉन्फिडेंस जो है आता है जब आपकी क्राफ्ट के ऊपर पूरी पकड़ हो, जब आपके मन में एक आत्मविश्वास हो that what I am writing is not only based on a good idea, मतलब कहानी अच्छी है, बट कहानी कहने का तरीका जो है वो सही है, कि ये बात अगर इस तरीके से इस स्क्रिप्ट को फिल्म में बनाया जाए तो बात पहुंचेगी। तो कल थोड़ी बहुत बातें हुई। सो वी डिसाइडेड, जब 2008 में लगभग हम लोग सब मिलके आए इस यूनियन में, तब देखा कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, तो ये दो तरीके से हमने कोशिश की कि एक इंडिविजुअल एम्पावरमेंट किया जाए और दूसरी तरफ से हम लोग कलेक्टिव की तरफ भी बढ़ते जाए। अब पहले कलेक्टिव की बात करता हूँ कि कलेक्टिव के लिए बढ़ने के लिए यू नीड टू गेट दोज बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस टू टेक यू सीरियसली। 2008 में हम लोग आए, 2009 19 जनवरी मुझे याद है, मैंने एक लेटर भेजा था प्रोड्यूसर्स गिल्ड को उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। मैंने लेटर लिखा था ये कहकर कि हम लोग को थोड़ा सा कलेक्टिवली ये डिस्कस करना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो बड़े अनजस्ट है, अनफेयर है, वन साइडेड है, तो थोड़ा सा बैठ के अपन बात करें और इन मसलों को सुलझाएं, एंड वी रिप्रेजेंट द राइटिंग कम्युनिटी, इतने हज़ार हमारे मेंबर वगैरह है, लिखा। आई रिमेंबर मुकेश भट्ट तब उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। मैंने फ़ोन करके मुकेश से बात की, उन्होंने कहा नहीं अभी हम लोग ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। अरे करना नहीं चाहते मतलब आप चाहो ना चाहो, हम आपको कह रहे हैं कि आप आइए, बातें तो कीजिए। अगर बोलता है ज़रूरत नहीं, हम लोग इंडिविजुअल राइटर से डील कर लेते, बिकॉज दे न्यू कि तुम्हारी यूनियन में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने मेंबर्स को बोल सको कि भैया अगर ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप भी कोऑपरेट मत करो इनके साथ वगैरह। वी कुड नॉट डू दैट बिकॉज वो कलेक्टिव कोहेसिवनेस था नहीं। तो ज़रूरी था कि इसको बढ़ाएं, कि हमारा एक एसडब्ल्यूए का प्रोफाइल इस कदर बढ़े ताकि सामने वाले दे टेक अस सीरियसली। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई कि वी डिसाइडेड टू डिवाइज अ होल प्लान कि ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते जाएंगे सो दैट दे टेक अस सीरियसली। और वो एक्टिविटीज़ जो हमने की, जो जमा सर ने अभी बताया, आईएससी है विच इज़ अ बिग टिकट इवेंट। आई मीन हर 2 साल 700-800 लोग यहाँ आके बैठते हैं, हम लोग प्रोड्यूसर्स को बुलाते थे। सो दे वर अवेयर कि यार एसडब्ल्यूए के पीछे ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके कहने पे ये लोग बात मानेंगे, भरोसा करते हैं उनके मेंबर्स उन पर। तो ये बात बढ़ने लगी, वर्कशॉप्स करने लगे सो दैट पीपल गॉट ट्रेंड। तो उनको लगा कि हाँ भैया ये तो अपना काम सीरियसली लेते हैं, हम अपना काम सीरियसली लेंगे तो वो हमें सीरियसली लेंगे। तो ये फीलिंग आने लगी। फिर जो व्यवसायिक रूप से जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो राइटर्स थे ये सामने बैठे हुए हैं। देयर इज मितेश है, साइविन है, हितेश है, सत्यांशु है, धनंजय है, बाकी लोग भी हैं मेंबर्स के, हम लोग हैं, कि पीपल हु आर वर्किंग पीपल, रिटायर्ड पीपल बैठे हुए हैं, ओल्ड बॉयज क्लब चल रहा है, वो नहीं चाहिए था हमको। तो एक पूरा जो प्रोफाइल जो था उसके लिए प्लान बनाया कि ये बदलना जरूरी है सो दैट देयर इज अ डायनामिज्म, देयर इज अ प्रोएक्टिवनेस, हम इनिशिएटिव लें ताकि विश्वास के साथ सामने बात कर सके उनके साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी जो एक्टिविटीज़ जो जमा सर ने बताई, वर्कशॉप्स है, आईएससी है, स्क्रिप्ट लैब है, पिच इवेंट है, बाकी गुजरात लिट फेस्ट और बाकी लोगों के साथ हम कोलैबोरेट करते, जहाँ भी हिंदुस्तान में स्क्रीन राइटिंग का नाम आए हम लोग एसडब्ल्यूए वहाँ पहुँच जाते हैं कि भैया हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, हम लोग करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में जाके बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हमने और करते रहेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज वो मौका आ गया है कि वेयर वी आर एबल टू कॉल द प्रोड्यूसर्स एंड से कि हम बात करना चाहते हैं कलेक्टिवली, हम यूनियन हैं। अभी तक वो कहते थे भैया हम यूनियन को नहीं मानते हैं,
आज हम कहते हैं हम यूनियन है, आइए आप। और वही प्रोड्यूसर्स गिल्ड की ऑफिस में जिन्होंने हम इनकार कर दिया था, कि जवाब तक नहीं दिया था, आज उन्हीं के ऑफिस में वे लोग ऑर्गेनाइज करके सारे प्रोड्यूसर्स को बुलाते हैं। और बुलाया उन्होंने 2 महीने पहले, और हमारी मीटिंग हुई, जमा सर भी थे, मैं था, हितेश था, साइविन था, ओके। बाकी हम लोग श्री राम राघवन, अभिषेक चौबे और ये सारे जो जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको ले गए। और यही कलेक्टिव रीत से हमने बात की कि भैया हम लोग बात करना चाहते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हमको मंजूर नहीं है, और इस कॉन्ट्रैक्ट्स में कई ऐसे क्लॉज है जिसको लेके हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, और उनकी मैं अभी बात करूंगा आपसे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि एक तरफ से वी आर पुशिंग फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, दूसरी तरफ से यू नीड टू बी अवेयर कि वो कौन से क्लॉज है जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, ताकि आप जब बैठो टेबल पे उनके सामने, आपके पास ये विश्वास हो कि हमारा यूनियन भी ये लड़ रहा है कलेक्टिव रूप से, और मुझे भी इसमें एक स्टैंड लेना होगा। अब कल जो बात हुई कि लर्न टू से नो, लर्न टू से नो, बिल्कुल करेक्ट है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है नए राइटर के लिए, हम जानते हैं, ओके। हम लोगों की बात थोड़ी सी और थी, मेरी बात फॉर एग्जांपल व्यक्तिगत रूप से थोड़ी और थी, बिकॉज मैं जब आया तो देयर वाज एक्चुअली आई हैड अ जॉब, तो मेरा दाल रोटी वगैरह सब चालू था, विच वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। जॉब छोड़ा नहीं जब ये काम किया, सो दैट ये जरूरत का जो होता है ना, जरूरत की लड़ाई जो होती है, आई एबल टू टेल देम आई डोंट नीड योर मनी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव मनी, मेरा तो काम चल रहा है वगैरह, तुमको मेरा काम चाहिए तो बात करो, और उसके बाद मैं अपने टर्म्स के हिसाब से बात करूंगा। तो दैट गेव मी द पावर कि मेरे पास एक बैकिंग थी, कि मेरा इनकम चालू था। अब तुम में से अगर ऐसे लोग हों जिनका है, देन यू आर एम्पावर्ड, यू आर लकी। और अगर आपके पास जॉब है तो मेरा ही मानना है अभी फिलहाल छोड़िएगा मत। 5 साल आई वर्कड, 5 साल जॉब मेरा चालू था, और उस दरमियान 4 फिल्में लिखी जो बाहर आई, तब जाके एक विश्वास बना कि हाँ, कि जो भी मेरी आर्थिक जिम्मेदारियां जो है परिवार के प्रति, वो मैं निभा सकता हूँ फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री इनकम, अदरवाइज आई कुड नॉट टेक अ चांस। खैर, सवाल में ये आपसे सवाल तो क्या, बात ये कह रहा हूँ, कुछ खास है? नंबर अनाउंस करना है अगर कुछ को। हाँ, ओके जी जी। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू क्विकली आउटलाइन इज दिस पार्ट ऑफ द यूनियन, कि एज ए यूनियन जो अधिकार की बातें होती है, एजुकेशन बात तो हो गई, अधिकार की जो बातें हो रही है उसके अंदर यूनियन क्या क्या कर रहा है और आप उसके अंदर कैसे जुड़ सकते हैं। एक तो जमा सर ने बताया कि अपना काम रजिस्टर करना। अब जब मेंबर रजिस्टर करता है तो उसको एक एडवांटेज ये होती है कि अगर उस जिस काम को आपने रजिस्टर किया है एज अ मेंबर, उसको लेके अगर डिस्प्यूट उठती है, कि आपको पता चला कोई और आपका काम लेके फिल्म बना रहा है या टीवी शो बना रहा है वगैरह, और आपको ये सस्पिशन होता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। और मेंबर यूनियन का ये ऑब्लिगेशन है, फर्ज है यूनियन का, इट हैज टू डिफेंड यू। सो फॉर दैट इट हैज टू इंक्वायर इनटू इट टू सी वेदर द कंप्लेंट इज वैलिड, और अगर कंप्लेंट वैलिड हो then the union is supposed to defend you. So there is a dispute settlement committee which is very active. उसकी मदद के लिए we have a full-time lawyer, qualified IP lawyer, जो free service आपको देता है। वो लॉयर का क्या काम है? एक तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को एडवाइस करती हैं अबाउट द कंप्लेंट्स। दूसरा ये है कि जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो उनके लॉयर ने ड्राफ्ट किया है, आप लॉयर तो हो नहीं, वो ऐसे ऐसे इस तरीके से लिखा गया, कई चीज़ें आपको समझ में आती नहीं है कि इसके अंदर मेरे अधिकार कहीं जा तो नहीं रहे हैं। ओके, बड़े होशियार होते हैं उनके लॉयर्स। तो वी हैव अ होशियार लॉयर ऑल्सो जो आपको फ्री सर्विस देते हैं। सो यू मस्ट कम एंड शो इट टू देम। तो ये लीगल सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं आपको, फ्री कंसल्टेंसी। वो आपके लिए नेगोशिएट नहीं करेगी, लेकिन आपको गाइड जरूर करेगी कि किन मुद्दों पर आपको नेगोशिएट करना है। एक ये सर्विस हुई, उसका पूरा फायदा उठाइएगा। नंबर 2, अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में आपका केस आता है और फैसला आपके हित में आता है, कि सेटलमेंट कमेटी को लगता है कि नहीं ये सही है, धनंजय जी जो केस लेके आए हैं वाकई इनका काम चोरी हुआ है और इनको क्रेडिट और इनका पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो फिल्म को रोक देनी चाहिए। लेकिन वो प्रोड्यूसर कहता है कि भाई हम नहीं मानेंगे ये, क्योंकि हमारे पास, हम कोई कोर्ट तो है नहीं, यूनियन है, तो एनफोर्समेंट के लिए हम कोई पुलिस को जाइए उसके पास नहीं जा सकते कि बंद करो, ये वो तो कोर्ट ही कर सकता है। तो इसके लिए हम उनको एनकरेज करते हैं धनंजय को कि भैया तुम जाइए कोर्ट में, और कोर्ट में वो कहता है मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो
आधा पैसा हम देने के लिए तैयार है, फ्री, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपका। यूनियन पेज हाफ योर लीगल कॉस्ट्स राइट नाउ अप टू 2.5 लाख, बट अगर कोई खास केस हो, वी आर विलिंग टू कंसिडर टू गो अबव। नाउ दिस इज अ बिग थिंग, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात जो मैंने कहा, इंटरनेशनली SWA इज कनेक्टेड विथ ऑल द अदर स्क्रीन राइटिंग गिल्ड्स, यूनियंस जो है ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? देयर इज एन इंटरनेशनल फेडरेशन है जिसको कहते हैं IAWG, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ राइटर, इंटरनेशनल एफिलिएशन ऑफ राइटर्स गिल्ड्स, जिसके अंदर SWA जुड़ा हुआ है। तो जहाँ अभी जो AGM हुई थी, वहाँ जमा सर, मितेश and I had gone to represent India there. तो वो लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी हमको सपोर्ट मिल सकता है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी। कुछ एक जो कल पूजा बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी कि भैया टू फोर्स देम टू रिवील देयर नंबर्स, टू हैव एन इक्वल पे फॉर एवरीबडी एज फार एज प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न। तो ये सारी बातें जो है वो हो रही है, तो उस तरफ से भी एक धक्का लगा रहे हैं हम लोग। अब बात आती है दो फैक्टर्स की, कॉपीराइट लॉ और आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉपीराइट लॉ के तहत लेट मी टेल यू बेसिकली आपके क्या हक होते हैं। आप अगर कुछ लिखते हो तो उसके ऊपर स्पेक पे अगर आप लिखते हो, स्पेक समझते हैं आप, मतलब आप खुद ही लिखते हो, आपको अभी तक असाइन नहीं किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, लेकिन आप खुद अपनी कहानी लिख रहे हो, तो वो कहानी आपकी प्रॉपर्टी है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी है, घर आपका है। फिर अगर आप प्रोड्यूसर के पास जाते हो और यू वांट कि इसकी फिल्म बने या इसका शो बने, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ राइट्स। मतलब फिल्म बनाने का हक जो है आप उनको दे रहे हैं, सो यू आर असाइनिंग दैट। पहले ऐसा अमेंडमेंट जो हुआ लॉ का 2012, उससे पहले ये कानून नहीं था। अब ये कानून क्लियर है कि वो आपका है, वो माल आपका है, आप असाइन कर रहे हो उसको, आप उसको हक दे रहे कि मैं आपको ये देता हूं हक कि आप बनाइए। किंतु इसमें यह है कि वो जो काम जा रहा है उसके पास, वो फिल्म बनाने के लिए दे रहा। मानो फिल्म का मसला अगर लेते हैं, फिल्म की मिसाल अगर लेते हैं, तो फिल्म जब थिएटर में आती है, करोड़ों रुपए कमाए, उसके अंदर आपका कोई हिस्सा नहीं बनता है। आपको जो लिखने के लिए फी मिल गई वो आपकी है। अब थिएटर के बाहर जब आपकी फिल्म जाती है, मतलब टेलीविजन पे आई या वेब पे आई या प्लेटफॉर्म पे आई या मोबाइल पे आई या गूगल पे आई या जहां भी आई, परदेश गई, उसमें से जितना पैसा वो कमाती है उसमें से एक हिस्सा आपको रॉयल्टी के तौर पे आता है। ये हक वो प्रोड्यूसर आपसे नहीं ले सकता है। वो नेगोशिएट भी नहीं कर सकता है कि भैया चलो आप रॉयल्टी छोड़ दो, मैं आपको थोड़ा 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देता हूं। वो कर ही नहीं सकता क्योंकि कानूनन रूप से वो इनवैलिड है। तो ये हक जो आपका है रॉयल्टी के लिए, वो आपका मतलब जो बोलते हैं नॉन असाइनेबल है, आप दे नहीं सकते हो किसी को। इट्स अ वेरी बिग चेंज। किंतु उसको हासिल करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है, और वो मैकेनिज्म का नाम है कॉपीराइट सोसाइटी। जो कॉपीराइट सोसाइटी हमने फॉर्म की, वो यूनियन नहीं है, वो अलग है, कंपनी है वो। तो कंपनी फॉर्म की हमने, सेक्शन 8 कंपनी जिसको कहते हैं। तो उसके अंदर प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और राइटर्स भी होते हैं। तो कई फ्रेंडली प्रोड्यूसर्स को लेके फॉर्म की, जमा भी है उसमें, मैं हूँ, राजेश दुबे इज देयर, साकेत चौधरी है, ओके, कमलेश पांडे, जूही चतुर्वेदी है। तो इन प्रोमिनेंट लोगों को लेके एक कंपनी फॉर्म की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के। अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी अभी रजिस्ट्रेशन मांग रही है सरकार से। तो सरकार उसके ऊपर ठप्पा लगाए कि हाँ, सरकारी रूप से आपको लाइसेंस दे दिया जा रहा है कि आप लेखकों के लिए रॉयल्टी इकट्ठा कर सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन आखिरी स्टेज पे आके अटका हुआ है कि अभी मेरे ख्याल से 1 आध महीने में वो रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए। एक बार रजिस्ट्रेशन आ गया तो ये कंपनी ऑपरेशनल हो जाएगी। हम लोग बैठ के उसका एक जो भी रॉयल्टी की रेट्स होंगी वगैरह वगैरह कि भैया कितना परसेंटेज मिलना चाहिए लेखकों में बांटना कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, को राइटर, ये वो इतने सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो वो किस तरीके से वो उस कॉम्प्लिकेशन को सुलझाया जाए ताकि हर एक को अपनी अपनी रॉयल्टी मिले फ्रॉम एवरी एक्सप्लॉयटेशन आउटसाइड ऑफ अ सिनेमा हॉल। ये याद रखिएगा, ये लॉ है। तो वो काम चालू है।
वो एंड स्टेज पे पहुंच रहा है। वी आर होपिंग कि अगले 3 से 6 महीने में ऑपरेशनल हो जाए, ताकि एक रॉयल्टी रेट चार्ट बन जाए और सब आपको कहा जाएगा कि मेंबर्स बनिए उसके। सारे हिंदुस्तान के जो लेखक है, अबाउट 25,000 विल बिकम मेंबर्स ऑफ दैट, सो इट विल बिकम अ वेरी बिग कंपनी। तो एक तो ये बात हुई। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारे क्लॉजेस हैं जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, किंतु यहां मैं 4 क्लॉज की बात करूंगा, जो 4 क्लॉज के बारे में आपको खास ध्यान रखना है। और प्लीज अंडरस्टैंड कि ये नेगोशिएशन टेबल पे जब आप जाके बैठते हैं, इससे पहले यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि ये 4 मुद्दे क्यों मैं लड़ रहा हूं, मेरे हक एक्चुअली कानूनी रूप से मेरा हक क्या है इसके अंदर, और एक नैतिक रूप से मेरा हक क्या बनता है, व्यवसायिक रूप से मेरा हक क्या बनता है, सो दैट यू आर एबल टू फाइट विद कॉन्फिडेंस। बिकॉज सामने वो लॉयर को खड़ा कर देंगे, अगर आप आर्ग्यू करने जाओगे तो वो लॉयर को बुलाएंगे, वो लॉयर आपको घुमा देगा और आप फिर ततफफ में ना चले जाओ उस वक्त। विच इज वाई वी हैव अवर लीगल सर्विसेज, बट यू नीड टू बिकम अवेयर ऑल्सो। आप ये नहीं कह सकते कि ये सब मैं नहीं समझती हूं, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं, उस पर आपके हक गए हाथ से। संविधान जो आपको हक देता है, ओके, योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसी तरीके से कॉपीराइट लॉ भी आपको हक देती है। ये कॉन्ट्रैक्चुअली भी आपको कुछ हक मिलते हैं, तो आपको उसके लिए यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। दैट इज योर रोल। योर रोल इज टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर राइट्स। एक फिल्म आई थी ना, RRR, ये ऐसी ही है, ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट। तो क्या था, राइज, रोर एंड रिवोल्ट, बस ये मान लीजिए आप। What are those 4 rights? Let me speak with you. Number 1, most important, more important than your money, is your credit. क्योंकि क्रेडिट के बेसिस पे आपका पूरा फ्यूचर बनता है। अगर आपने लिखा है, अगर सत्यांशु ने कोई एक स्क्रीन प्ले लिखी है और उसने एक प्रोड्यूसर को वो स्क्रीन प्ले दी, हक असाइन किए, प्रोड्यूसर ने उसके अंदर मानो हितेश को बुलाया, और हितेश ने, बिकॉज हितेश सीनियर है, हितेश शुभ मंगल सावधान, ज्यादा सावधान, बेहद सावधान, वो सब कुछ बना चुके हैं यहाँ, तो उनका नाम है, और प्रोड्यूसर चाहता है कि भैया उनका नाम आए। सत्यांशु कौन है? उसने तो भैया चिंटू का बर्थडे बना दिया, भाई क्या मतलब निकलता है उसका। सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग ए फैसिशियस एग्जांपल। या सो मानो वो सत्यांशु का नाम वहां से निकाल देता है और हितेश का नाम लगा देता है। हितेश ने क्या 4 सीन इधर उधर बदले या 10 सीन बदले हैं, बेसिकली काम तो सत्यांशु का है। तो सत्यांशु का अगर नाम नहीं आएगा, लोग फिल्म पसंद करेंगे और सोचेंगे कि हितेश ने लिखी है। सत्यांशु का तो कुछ नहीं निकला, 0, मिंडा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त सत्यांशु को अगर ये लगे कि भाई अरे क्या बात है, मेरे को काम मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे, शाबाश यार, आई एम राइटिंग, फिल्म बन रही है, लेकिन आपने ये देखा नहीं कि आपके जो क्लॉज जो था आपके क्रेडिट का, वहां आपने उसको एकदम सावधानी से पढ़ा नहीं और ये इंश्योर नहीं किया कि आपका हक वो क्रेडिट का है, वो छीना नहीं जा सकता है। क्योंकि वहां नीचे प्रोड्यूसर ने लिख दिया था, द फाइनल क्रेडिट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोड्यूसर। ये समझते हैं आप हिंदी में क्या होता है कि फाइनल क्रेडिट जो आएगा वो मेरे पे निर्भर करता है, प्रोड्यूसर पे, मैं फैसला करूंगा। अरे तू क्यों फैसला करेगा यार, काम फैसला करेगा। अगर सत्यांशु ने कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले लिख के दी है और वो नहीं जमती है, तो इसलिए वो लोग हितेश को बुला दे और हितेश पूरा को पूरा बदल देता है कि सत्यांशु का 10% रह गया उधर, तो सत्यांशु को क्रेडिट मिलने का कोई हक नहीं है, वो मैं मानता हूं। लेकिन अगर सत्यांशु का काम दिख रहा है वहां, ओके, तो इन विच केस he has to get the credit, because क्रेडिट के बेसिस पे उसका नाम होगा, नाम के बेसिस पे उसका फ्यूचर बनेगा, और क्रेडिट के बेसिस पे उसको रॉयल्टी मिलेगी। आपको पता है रॉयल्टी कब तक मिलती है? सत्यांशु का देहांत हो जाए उसके 60 साल बाद तक उसके परिवार को, उसके वंशों को रॉयल्टी मिलती जाएगी। मतलब इन द रीजन ऑफ अराउंड 100। अब ताली नहीं बजाइए आप, वो पार्लियामेंट के लिए ताली बजाइए, क्योंकि उन्होंने कानून बदला। हम तो सिर्फ लड़े थे उसको बदलवाने के लिए, लेकिन हम पार्लियामेंट बदलता है। बट यस, SWA ने जाके खूब लॉबिंग की थी, खूब लॉबिंग की थी उस टाइम पे, टू एंश्योर कि ये हक आ जाए, और वो आ गया। चलो वो अच्छी बात है। सो इट इज इंपॉर्टेंट योर क्रेडिट मोर देन योर मनी। वो आपके 5 लाख रुपए काट दे ना शुरुआत में, मैं कहूं वो तो हाथ पैर मार के आप कमा लोगे,
लेकिन क्रेडिट आपका गया ना वहां से, तो वो गए आपके 100 साल का जो रॉयल्टी जो आने वाला था, जीरो। आपका करियर जो बनने वाला था, जीरो। एवरी टाइम फिल्म की तारीफ होती है, उसका आधा रतल उसका खून जल जाएगा लेखक का, कि भैया मेरा लिखा हुआ है, तारीफ तो इसकी हो रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्रेडिट कैसे डिटरमिन होता है? SWA ने एक फॉर्मूला बनाया है जो हमने उन लोगों को बताया है अभी, और उसके ऊपर बार्गेनिंग शुरू होने वाली है। नंबर 1, अगर आपका क्रेडिट आना है तो फाइनल जो ड्राफ्ट जो होता है जिसके ऊपर फिल्म बनती है, क्योंकि ड्राफ्ट तो आप जानते हैं कि ड्राफ्ट रिवाइज होते हैं, ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट रीराइटिंग होते रहता है, फिर एक फाइनल ड्राफ्ट तक बात पहुंचती है जिसके ऊपर से वो बोलते हैं अच्छा अभी इस बेसिस पे फिल्म बनेगी। वो जो ड्राफ्ट जो है उसमें 33%, 1/3 आपका काम नजर आना चाहिए। मीन उसमें से 1/3 इज योर वर्क। अगर आपका 1/3 या 1/3 से ज्यादा है तो सत्यांशु साहब को उसमें क्रेडिट मिलने का हक है। मानो उसके साथ में सहलेखक है, बाकी का काम हितेश का है, तो हितेश इज डन 2/3 ऑफ द वर्क, फेयर इनफ। हितेश का नाम ऊपर आएगा, सत्यांशु का नाम नीचे आएगा, लेकिन सत्यांशु का नाम आएगा बिकॉज 33% से ज्यादा उसका काम है। अगर 50% उसका काम, उसमें काम जो है वो सत्यांशु का है, 50 या 50 से ज्यादा, तो उसका नाम ऊपर आएगा और हितेश का नाम नीचे आएगा। अगर सत्यांशु का काम वहां 2/3 से ज्यादा नजर आ रहा है आपको, मान लो 66% से ज्यादा अगर नजर आ रहा है, तो केवल सत्यांशु का नाम आएगा, हितेश का नाम नहीं आएगा। हितेश को जो भी पैसे मिलने थे लिखाई के लिए वो स्टूडियो ने उसको दे दिए, लेकिन क्योंकि 1/3 से कम काम उसका है वहां, तो हितेश का क्रेडिट वहां नहीं आएगा। वो मरते मर जाए उसका क्रेडिट नहीं आएगा। तो ये काम के बेसिस पे हम तय कर रहे हैं कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, प्रोड्यूसर के फैसले पर नहीं होता है। हाँ, सीनियर जूनियर पे नहीं होता है कि वो बिकॉज या फिर हितेश उनका दोस्त है, या हितेश ज्यादा लोकप्रिय है, या सीनियर है, या हिट फिल्म राइटर है, जो वो है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखते हैं इसके अंदर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको डलवाना होगा। ये पूरा लिखा हुआ ये वो, अगर आप SWA को लिखें तो दे विल लेट यू नो कि these are the clauses that you should be fighting for। आप समझ रहे हैं मेरी बात? It's extremely important। Now, अगर डिस्प्यूट हुई, मानो कि फाइनल ड्राफ्ट आया, सत्यांशु ने पढ़ा, हितेश ने पढ़ा, और सत्यांशु ने कहा अरे करेक्ट है, इसके अंदर से अबाउट आधे से ज्यादा तो मेरा काम है, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि मेरे जो ड्राफ्ट जो दिए हुए थे उसमें से ये लिए गए हैं। और हितेश कहता नहीं, इनफैक्ट 75% से ज्यादा तो मेरा है, तुमको तो क्रेडिट ही नहीं मिलना चाहिए। अब दो लेखकों के बीच में डिस्प्यूट हो गई, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर चाहेगा कि ठीक है डिस्प्यूट हुई तो मैं रिजॉल्व करूंगा, फिर वही बात हो गई, द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोड्यूसर। ये हम नहीं चाहते हैं। तो ये रिजॉल्व कौन करेगा? ये SWA रिजॉल्व करेगी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टोल्ड द प्रोड्यूसर्स कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं। क्या उन्होंने तुरंत मान लिया? नहीं, उन्होंने कहा नहीं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ये तो कलेक्टिवली बात हो गई, इंडिविजुअली हम आएंगे, यूनियन आपके पास आएगा, हर एक प्रोड्यूसर के पास जाएगा, इंक्लूडिंग धर्मा, जो सोमेन साहब यहाँ बैठे थे, उनसे भी हमने बात की कि हम आएंगे आपके पास, एंड देन वी विल डिस्कस कि भैया किस आसान तरीके से हो सकता है। और SWA ये तय करेगा, क्योंकि SWA की एक्सपर्ट कमिटी जो है वो, उनको पता है कि भैया क्रेडिट क्या होता है, ड्राफ्ट को कैसे कंपेयर किया जाए, किसकी लाइन कहाँ आई है, और कौन सा मुद्दा किसने इसके अंदर लाया है, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। प्रोड्यूसर के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो राइटर नहीं है, और वो अनबायस्ड नहीं है। हम हैं। आपको तरीका भी बताता हूं ताकि आपको पता चले कि भैया SWA एक भरोसेमंद तरीके से काम कर रहा है। मतलब कि मानो सत्यांशु और हितेश की दोनों की के ड्राफ्ट्स आए और फाइनल ड्राफ्ट आए, हमको देखना है कि इसने ये इतने ड्राफ्ट लिखे, इसने इतने लिखे, उसमें से कितना इसके अंदर काम हमको दिख रहा है, करेक्ट? तो वो आता है यहाँ क्रेडिट आर्बिट्रेशन कमिटी के पास। वो लोग नाम हटा के, सब जगह नाम हटा के, वो लोग 3 एक्सपर्ट्स को भेजते हैं जिनको अंदाजा नहीं है कि भैया ये कौन है लेखक जिसकी डिस्प्यूट। हाँ, सिर्फ केवल स्क्रिप्ट A स्क्रिप्ट B लिख के भेजा जाता है, और वो एक्सपर्ट्स जो है ये पढ़ते हैं, इनके ड्राफ्ट्स पढ़ेंगे, इनके पढ़ेंगे, फाइनल ड्राफ्ट पढ़ के वो अपना रिपोर्ट देंगे, जिसके लिए हमने पूरा चार्ट बनाया कि इस तरीके से आप प्लीज रिपोर्ट दीजिए ताकि ट्रांसपेरेंट हो।
ताकि कल सवेरे उठ के जब वो फैसला आए, क्रेडिट आर्बिट्रेशन कमेटी फिर फैसला सुनाती है दोनों को कि भैया ये फैसला है आपका। और अगर हितेश पूछता है क्या बात हुई यार, ये इसके अंदर मेरा नाम नीचे आप डाल रहे हो, अब बताइए मुझे, सो दे कैन हैव अ लुक, दे कैन एक्चुअली हैव अ लुक कि देखो ये इस तरीके से किया गया, सो दैट ही फील्स सेटिस्फाइड। इसके अंदर प्रोड्यूसर का कोई लेना देना नहीं। प्रोड्यूसर को क्या फर्क पड़ता है हितेश को क्रेडिट मिले या सत्यांशी को मिले, एंड दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट विद देम कि आपको क्या फर्क पड़ता है। और डिस्प्यूट है, आप हमें दे दीजिए, हम सेटल करेंगे डिस्प्यूट, हम लोग, वो हमारे मेंबर्स हैं यार, हम राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो राइटर्स है, आपको क्या करना है? प्रोड्यूसर्स डिस्प्यूट हुआ तो आप ले जाइए ना प्रोड्यूसर के वहां। व्हाट डू यू हैव टू डू विद राइटर्स? आप कहां इसके अंदर टांग लड़ा रहे यार? व्हाट डू यू नो किसने कौन से ड्राफ्ट दिए और कैसे कंपेयर किया जाए? नॉनसेंस। So this I'm saying is how we intend for it to do. और ये हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, ये फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन गिल्ड जो है दोनों, वो इसी तरीके से करते हैं। हम लोग गए थे वहां, वी स्टडीड द एंटायर प्रोसेस ऑफ देयर्स कि आप लोग बताइए किस तरीके से करते हो। एक 2 दिन बैठ के पूरा उनका ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया और ये सारे प्रोटोकॉल स्टडी किए, तो हमको लगा कि हाँ इसके अंदर से हम अडेप्ट कर सकते हैं इसको हमारे सिचुएशन के लिए। So which is what we have done. That is what we have done. तो ये बात हुई एक क्रेडिट की। दूसरा अहम मुद्दा, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो दरअसल यूनियन से डरते हैं। उनको लगता है कि ये कलेक्टिव रूप से फिर वो यार बवाल हो जाता है, ये यूनियन क्या है, फिर हल्ला वल्ला करेगा खामखा। तो इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेते हैं राइटर्स से कि राइटर्स ये कबूल करता है कि मैं अपने, अगर डिस्प्यूट हुई आपके मेरे बीच में, तो मैं अपने यूनियन के पास नहीं जाऊंगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज इलीगल, लेकिन नए राइटर को पता नहीं चलता, अभी उसको जरूरत है उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस असाइनमेंट की, वो साइन कर देता है। बोलते कहाँ डिस्प्यूट होगी, सब क्लियर तो है ही, और होगी तब देखा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपने ये साइन किया है, बात कोर्ट तक जा सकती है फॉर यू टू प्रूव दैट इट इज माय राइट विच इज बीइंग टेकन अवे, अदरवाइज वो टर्मिनेट कर देंगे आपको। तो ये यू कैन नॉट साइन, एंड दिस वी वर क्लियर विथ देम एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट उनको भी शर्म आई जब हमने ये बताया उनको कि भाई इस तरीके से आप लिखवा रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो यार, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप ले लोगे, मतलब आप होते कौन हो, कहां से आए हो आप, इस दुनिया में नहीं रहते हो क्या, हिंदुस्तान के कानून आपको लागू नहीं होते हैं क्या? बकवास है ये। बट क्योंकि वो उनका ये कहना है कि बहुत सारे राइटर साइन कर देते हैं, तो फिर वो खाम काहे को झमेले में पड़े यूनियन के। यार पड़ेंगे आप यूनियन के झमेले में, क्योंकि अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई तो वो जाएगा सपोर्ट के लिए, और उसको जरूरत है सपोर्ट की, और उसका हक है वो सपोर्ट लेना। यूनियन है, यूनियन का मतलब ही वो है। किसी बच्चे को आप कहते हो स्कूल में कि भाई आपके अगर डिस्प्यूट हुई या कोई आपको लगा कि नाइंसाफी हो रही, तो आप अपने माँ बाप के पास नहीं जाओगे, अरे सो दिस एब्सोल्युटली यू हैव टू फाइट, एंड दे विल बैक ऑफ। देखो आप ये नहीं कह सकते हो कि उनको भी आना पड़ेगा यूनियन में, वो मेंबर्स हमारे हैं नहीं, हमारे कानून जो है यूनियन के उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, बाय लॉज, उन्होंने वो साइन नहीं किया है मेंबरशिप फॉर्म। तो आप ये नहीं इंसिस्ट कर सकते हो कि आपको भी आना है। ये बात और है कि जिस तरीके से हमारा यूनियन डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, हम लोग कुछ किसी को फेवर नहीं करते, हमारे मेंबर्स को फेवर नहीं करते, हम लोग देखते हैं डिस्प्यूट्स की मेरिट्स क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। यहाँ धनंजय साहब बैठे हुए हैं, पूजा भी बैठी होगी यहाँ कहीं, प्रीति जी भी होंगी, जो लोग हैंडल कर चुके हैं ये। वी आर एब्सोल्युटली फेयर, वी आर नॉट हियर टू ओनली डिफेंड यू व्हेन यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली नॉट। आपको भी डंडा पड़ेगा कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन अगर आप सही हो तो पूरी ताकत के साथ आपका डिफेंस होगा उसके अंदर, इंक्लूडिंग जैसे मैंने कहा लीगल एड देना, कि भैया आधा खर्चा जो है आपके कोर्ट का हम देंगे, आप लड़िए, छोड़िए मत इसको, अगर आप सही हो तो ये ऑल्सो हमने एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और काफी हद तक ये है। लोग आते हैं प्रोड्यूसर्स कि भैया हाँ चलो रिजॉल्व कीजिए डिस्प्यूट। तो एक तो ये क्लॉज हुआ कि आप अपने यूनियन के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते ये क्लॉज साइन ना कीजिएगा। थर्ड क्लॉज, ये प्रथा शुरू हुई थी लेकिन आजकल थोड़ी सी कम हो गई है, इज व्हाट वी हैव सीन,
कि अगर ब्रॉडकास्टर या प्रोड्यूसर या स्टूडियो या प्लेटफॉर्म आपके पास ये लिखवाता है कि ये पैसा जो आपको हम दे रहे हैं लिखने के लिए, मतलब जिसको कहते हैं असाइनमेंट फ़ी या राइटिंग फ़ी, कि आप लिख रहे हो ये स्क्रिप्ट, उसके लिए आपको ये 10 लाख रुपये, 15 लाख, 50 लाख जो भी आपको दिए जा रहे हैं, इसमें 40% एडवांस रॉयल्टी है। ये एक ट्रिक जो है इन्होंने शुरू की थी, ये तरकीब, जो अगेन बवाल हुआ। आई हैव हैड मेनी आर्ग्यूमेंट्स विथ देम एंड फाइनली आई टोल्ड देम वी विल गो टू कोर्ट इफ यू डू दिस, क्योंकि ये उन्होंने लूप होल निकाला है इसके अंदर लॉ में से कि ये लिख सकते हैं, बट ये एक्चुअली लॉजिकल रूप से गलत है, लेकिन लॉ के हिसाब से आप लड़ सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, हम लड़ेंगे, कोर्ट में जाके लड़ेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो काफ़ी हद तक, एटलीस्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उन्होंने फिर ये विड्रॉ कर लिया उसके साथ। एक्चुअली वो साई कृष्णा के साथ में लंबी आर्ग्यूमेंट हो गई थी इसके बारे में, और उन्होंने कबूल किया कि हाँ एक्चुअली तो हम चोरी तो कर रहे हैं इसके अंदर। पर अगर ऐसा हो, किसी नादान प्रोड्यूसर ने ये लिखा हो कि एडवांस रॉयल्टी आप इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपके फी में शामिल है, तो वो आप साइन ना कीजिएगा प्लीज। That means is that whenever the royalty kicks in, okay, this supposing they paid you 50 lakh, तो उसके अंदर से वो कहते हैं कि इसमें से 40% जो है वो एडवांस रॉयल्टी, मतलब 20 lakh is the advance royalty. So that means when the royalty kicks in, say from by them selling it to Star TV or wherever it is, तो 20 लाख तक रॉयल्टी वो अपने जेब में रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा वो तो हमने आपको एडवांस में दे दी है ऑलरेडी, तो अभी आप चुका रहे हो मुझे। वो 20 लाख आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो ऊपर से रॉयल्टी आएगी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें से हमने तो पहले से आपको दे दिया है, मतलब राइटिंग फी केवल 30 लाख दे रहे हैं आपको, हालांकि आपकी राइटिंग फी होनी है 50, लेकिन वो लिख रहे हैं कि इसमें से 30 ये है और 20 ये है। दिस इज व्हाट दे वर डूइंग, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट बिकेम अ डील ब्रेकर। और उस टाइम पे तो हमारी राइटर मान गई उस टाइम पे, बिकॉज शी डिडंट हैव अ चॉइस, कमिटेड थी। But later on, then I had this massive argument. I said, I will expose you. I will expose you in the press. कि आप इस तरीके से कर रहे हो हमारे साथ, कि आप कानून को साला मरोड़ रहे हो, हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे बात। So somehow I believe they have backed off because I have seen the later contracts, उसके अंदर भी ये बात नहीं आ रही है उसके अंदर। तो ये कि एडवांस रॉयल्टी वॉयल्टी कुछ नहीं है, तो राइटिंग फी है, ये अलग है, रॉयल्टी अलग है और ये अलग है इसके अंदर। प्लीज रिमेंबर दिस। And the last clause that I would ask you to be careful about is the termination जो होता है, कि भैया ये अभी कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे, क्लोज नहीं कर रहे। क्लोज ये होता है कि जब फिल्म बन गई और वगैरह, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पैसा आपको मिल गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। ये तो बीच में जब वो तोड़ देते हैं कि नहीं आपका काम हमको पसंद नहीं है। अब होता ये है कि आपने 2 ड्राफ्ट उनके लिए लिखे, उन्होंने आपको केवल साइनिंग अमाउंट दिया था, ओके, ये 2 ड्राफ्ट आपने उनके लिए लिखे, उन्होंने पढ़े, फिर उन्होंने कहा यार ये बकवास है, हितेश तुमको लिखना ही नहीं आता है, तुम तो फ्लूक राइटर हो, ओके, अब ये बंद कर दिया उसका। अब हितेश केवल साइनिंग अमाउंट लेके बैठा हुआ है, उसके 2 ड्राफ्ट में जो भी उसने माल लिखा है वो प्रोड्यूसर का हो गया। तो भैया वो तो साइनिंग अमाउंट में अपने 2 ड्राफ्ट दे के आया हुआ है, और उसमें से वो लोग जो काम इस्तेमाल कर सकते वो करेंगे, बोलेंगे ये तो हमारा है वैसे भी, क्योंकि आपने तो असाइन कर दिया था हमको। दिस इज अ प्रॉब्लम। आमतौर से जो बड़े प्रोड्यूसर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम केवल बड़े प्रोड्यूसर्स की बात तो कर नहीं रहे। तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द टर्मिनेशन, कि जब टर्मिनेशन होगा तो 2 चीजें, आपको पैसा कितना मिलेगा और आपका काम जो आपने उनको दिया है उसका क्या होगा, उसके ऊपर अधिकार किसका है, और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए, क्योंकि आपने उनके लिए काम तो किया। तो 2 ड्राफ्ट का जो आपने मेहनत किया है, आपने मेहनत की है, उसका आपको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसके उपरांत मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर उसमें से वो 50% आपका काम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट भी मिलना चाहिए फिर उसके अंदर। भैया आप इस्तेमाल कर रहे हो मेरा काम यार, मतलब मेरे को भगा दिया और काम तो आपने चेप दिया उधर, सो देन आई शुड गेट दैट। सो दैट आई एम सेइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ मैं सारे जो कॉम्बिनेशंस जो है वो तो नहीं यहाँ बता सकता हूँ, बिकॉज देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशंस के भैया टर्मिनेशन को लेके, इस सिनारियो में क्या होगा, इस सिनारियो में क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। लेकिन उसके लिए मैं कह रहा हूँ इट इज इंपॉर्टेंट कि ये टर्मिनेशन के जो कंडीशंस जो हों वो आप SWA के लॉयर के साथ डिस्कस करें। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो मेंबर नहीं है
डजंट मैटर, ज़रूरी नहीं है कि भैया लिखने के लिए आपको SW का मेंबर बनना ही पड़ता है, लेकिन फिर आप अपने लॉयर को कंसल्ट कीजिए, जो भी आपका व्यवसायिक लॉयर हो, प्राइवेट लॉयर हो, उसको कंसल्ट कीजिए। लॉयर को कंसल्ट किए बिना एक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी, और लोग फिर भी कर रहे हैं। दुख की बात है, फ्री सर्विस दी जा रही है तो भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बड़े एक्साइट हो जाते हैं, नंबर 1। दूसरा नंबर ये है कि अगर वो प्रोड्यूसर देख रहा है कि ज़रूरतमंद है नया राइटर लेकिन काम अच्छा करता है, वो उस तरीके से प्रेशर डालता है कि नहीं ये कर दीजिए क्योंकि अभी आगे प्रोसेस करना है, नहीं तो फिर वो पूरा बात अटक जाएगी, और काम शुरू कर दीजिए, आप पैसा ले लीजिए। तो वो बेचारा एक्साइट होकर दबाव में आके वो साइन कर देता है उस टाइम पे। नेवर एवर एवर डू दैट। ये तो मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि बिना लॉयर को दिखाए, या जिसको कानून की समझ है, अगर आपके अंकल को समझ है तो डू नॉट साइन, एंड दे विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट, बिकॉज दे नो कि ड्राफ्ट दिया जा रहा है, अब देख लीजिए। ड्राफ्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट, समझ रहे? दीज आर द 4 clauses that I wanted to bring home to you. To summarize, SWA collectively ये 4 और बाकी के क्लॉज पे नेगोशिएशन शुरू कर रहा है। लड़ाई वड़ाई होने वाली है, हम लोग देखेंगे कैसे हैंडल करना है इन अ कलेक्टिव वे, सामूहिक वे में। लेकिन इंडिविजुअली अगर आपकी एक अवेयरनेस हो आपके हक के बारे में, और दूसरी तरफ आपका एक कॉन्फिडेंस हो अपने काम में, देन यू आर एम्पावर्ड, देन यू आर एम्पावर्ड। और आप में से जो वाकई ये मानते हैं कि आपके काम में वैल्यू है, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर ये प्रोड्यूसर मना कर रहा है, आई कैन टेक इट टू समबडी एल्स, और कोई ना कोई तो इसको कंसिडर करेगा। इन विच केस द मोस्ट पावरफुल नेगोशिएटर इज वन हु वॉक्स इनटू अ नेगोशिएशन prepared to walk out, prepared to walk out. Then they understand कि इसको मेरी इतनी जरूरत है नहीं, ये खुल के बोल रहा है। और ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ ना आपको, ये कोई ऊपर ऊपर से एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। So you need to be prepared to walk out, and that earns you their respect कि भैया ये अपनी डिग्निटी में मानता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में ये मानती है, इसको काम की वैल्यू पता है, and she will not compromise on that. Then your respect goes to another level altogether at all. Okay, don't screw around with this lady, because she will not stand for this nonsense. This is what we need to do. तो थोड़ा सा एक एटीट्यूड बदलना जरूरी है। Yeah, that's all. How have writers' rights evolved in the age of OTT? How protected are writers? ये तो यही वो बोल रहा हूँ ना कि भैया OTT में इनफैक्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अरेंजमेंट, क्योंकि राइटर्स रूम होता है ना, तो वो क्रेडिट एलोकेशन वगैरह के लिए दोज प्रोटोकॉल्स विल हैव टू बी फॉलोड इन दैट, बट उसके अंदर भी जो लॉजिक जो है वो यही लॉजिक होनी चाहिए। सो इट इज नॉट दैट द राइट्स हैव इवॉल्व्ड, बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल्स and the laws governing those rights are the same. That applies to whether it's OTT, TV, or in fact lyrics, or Sri Ram Bhau, amen. ये उसका सेशन नहीं है वो, तो उसके लिए काय को ताली बजा दिया, वो आएगा स्टेज पे तो बजा लेना, मतलब ये कमाल है यार, ये तो एंट्री हुई और तालियां, श्री राम। ये तो हम लोगों की बेइज्जती है। बिल्कुल, हम लोग यहाँ बैठ के काम किए जा रहे हैं और श्री राम को अभी तक एक शब्द बोला नहीं है। अच्छा, टाइम वेस्ट मत कीजिए, रुकिए। हाँ, हाउ कैन राइटर्स स्ट्रेंथन देयर केस इन अ डिस्प्यूट सेटलमेंट टू एंश्योर अ फेवरेबल आउटकम? यार, you cannot ensure a favorable outcome. You can fight for a favorable outcome if you are indeed in the right. देखिए ये भी जरूरी है, अगर हितेश और सत्यांशु के बीच में जब डिस्प्यूट होती है, they have to be honest enough and sharp enough to be able to discuss as two writers कि देख ये तेरा जो है ये इसमें आ रहा है, ये आ रहा है। अगर सत्यांशु के, लेकिन बेसिकली जो रीजनिंग जो थी वो तो मेरी थी, तुमने भैया इसकी 4 लाइनें चेंज करके तुम इस सीन का क्रेडिट ले रहे हो वगैरह, एंड हितेश नीड्स टू हैव द ऑनेस्टी टू से हाँ एक्चुअली बात तो सही है,
मैंने कॉस्मेटिकली इसको चेंज किया, बट बेसिकली जो मुद्दा जो था तो तेरा था। तो डायलॉग में यस मेरा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सीन जो है वो तुम्हारा था, तो स्क्रीन प्ले का जो है सर्टेनली यू शुड गेट प्रेसिडेंस ओवर मी। तो ये हमें ये एक ईमानदारी होनी चाहिए कि हम एक कॉमरेड, एक कॉलीग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये अगर रिजॉल्व हो जाता है, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है, क्रेडिट डिस्प्यूट हो तो क्रेडिट आर्बिट्रेशन कमेटी है, बाकी कोर्ट्स है, उसी के तरीके से हो सकता है, और तो कुछ है नहीं। Is SW associated with other film industries in India, Tamil, Malayalam, etc., and how different are their rights and responsibilities in this case? Yes, we are associated. SWA ने चंद साल पहले एक इंडियन स्क्रीन राइटर्स फ्रंट खोला, जिसके अंदर हमने तमिल, मलयालम, तेलुगु और हम 4 इंक्लूड किए थे, जिसके अंदर जमा सर्वे। Zama, you want to say something about that? नहीं, हम मिल के काफ़ी काम कर रहे हैं और उसी वजह से जो विजेंद्र प्रसाद जी भी जो आज आ रहे हैं और शाम को वो कुछ आपके लिए प्रेजेंट भी करेंगे, और कल हमारे उसमें तो हम सब एक दूसरे के टच में हैं और काफ़ी मीटिंग्स होती रहती हैं। बल्कि पिछले 2 साल में पैंडेमिक में हमने काफ़ी जूम मीटिंग भी की थी, कॉपीराइट्स पे भी काफ़ी मीटिंग की थी। तो वी आर एक्टिव ओवर देयर, और उनकी तरफ से भी काफ़ी कोऑपरेशन है, और वो भी हमारे साथ मिलके काफ़ी काम करना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो हमारे मतलब जो ड्राफ्ट्स हैं उसको वो फॉलो करते हैं, हमसे मंगवाते हैं कि किस तरह से तुम कर रहे हो, किस तरह से हमें करना चाहिए। तो उस तरह का वो हमारा आपस में एक तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है। ट्रू। और जैसे कल मणि ने कहा, तो बाकी लोग भी, वो बाकी के जो यूनियंस जो है वो थोड़े से इंतज़ार में है कि हमारा जो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रयास जो है वो क्या नतीजा लाता है। और एक बार कई मुद्दे अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं एट अ कलेक्टिव वे, एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट, इन विच केस देन द तेलुगु पीपल आर वेटिंग, दे वुड लाइक टू इमीडिएटली टेक दैट ऑन। तमिल पीपल आर वेटिंग, दे वुड लाइक टू टेक दैट ऑन। Malayalam people, in some clauses, they are already ahead, and in certain cases, they want to discuss with us. तो वो है, लेकिन वो छोटा सा यूनियन है, मतलब उनके कुल मिला के कुछ 120 मेंबर्स हैं केवल, उससे ज़्यादा है नहीं, but they are very strong. They're very, very strong. They're good writers, and है भी केरला कम है लेकिन अच्छा लिख भी रहे हैं। लेफ्टिस्ट स्टेट है, रहा है ऑल्टरनेटिवली, तो इसके लिए थोड़े से मिलिटेंट भी है वो, लेकिन छोटे हैं, पर उनके साथ हमारा संपर्क चालू है। सो दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू मूव। एक बार हो जाता है तो नेशनल लेवल पे फिर किया जाए कि आप लोग भी यही फॉलो करो। और दूसरी एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस बार जो IAWG की AGM में जो हम लोग गए थे, वहाँ एक क्लियर स्लोगन उठा है कि ग्लोबल पे फॉर ग्लोबल प्ले। मतलब कि अगर आप नेटफ्लिक्स के लिए या अमेज़ॉन के लिए यहाँ लिख रहे हो और वो शो इस बजट का है, तो जो परसेंटेज वहाँ शो में उनको मिलता है उतना ही परसेंटेज हमको मिलना चाहिए। नंबर 2, उनको जो रेसिड्यूल्स जो मिल रहे हैं कि भैया शो अगर चल गया बहुत ज़्यादा तो इतना उनको मिलता है उसके अंदर से, तो उसी हिसाब से हमको भी मिलना चाहिए। मतलब हमको, मतलब हर देश में जहाँ वो आ रहा है वो। तो ये ग्लोबल पे, पगार फॉर ग्लोबल प्ले, कि भैया जितना ये चल रहा है उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए दुनिया भर में, उस एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, तो वो ये डिस्कशंस चल रहे हैं ताकि सारे यूनियंस अगर साथ में काम करने लगे तो वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन और ये बाकी लोगों को भी ये लगे कि भैया ऐसा नहीं है कि भैया अच्छा ये लोग मुश्किल काम कर रहे हैं, मैं चलो चला जाता हूँ किसी और देश में, वहाँ लिखवा लेता हूँ और वहाँ से लिखवा। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी लोग उसी तरीके से बैठे हुए हैं कि भैया वहाँ जितना देने वाले थे उतना ही हम लेंगे, तो ख़त्म हो गई बात। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये कलेक्टिवाइजेशन भी हो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये जो कॉरपोरेशंस जो है वो बहुत बड़े हैं, उनके पास खूब ताकत है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और हमारे पास ताकत है नंबर्स की और क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी तो है, लेकिन अगर जुड़ गई साथ में तो नंबर्स बन जाते हैं हमारे, कि ये सारे राइटर साथ में हैं। दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर, फर्स्ट इन SWA, देन इन इंडिया, एंड देन इंटरनेशनली। और इरादा तो ये भी था कि अगर आप सुनना चाहो तो, कि जमा और मितेश और मैं बात कर रहे थे वहाँ, हम लोग जब डेनमार्क गए थे, कि एक एशियन गिल्ड, एशियन फेडरेशन खोलना ज़रूरी है, कि एशिया के जो
स्क्रीन राइटिंग सिनेमा वाले जो देश हैं, लंका है, बांग्लादेश है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, उस तरफ ईरान, इजराइल, इजिप्ट वगैरह के इन सब से बात करके हम भी एक बनाए। जैसे यूरोप का है FSE करके, फेडरेशन ऑफ स्क्रीन राइटर्स ऑफ यूरोप, वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ भी बनाया जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि अभी मिल के काम करना ज़रूरी है। तो ये सब प्लान्स है जिसके ऊपर धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। देयर आर नो अदर क्वेश्चंस and Sriram has come and your claps have revealed that you are very eager to speak with him, and you should be. Okay, I don't know whether he is eager to speak with you. Where? For them, for us, for whom? What are you talking about? For us, for SWA? Yeah, there is. There are minimums. See, you can't have standard pay because it depends upon your seniority, etc. But there should be a safety net of a minimum pay. Yes, we have worked that out. But at the moment, I have to tell you that that is not our top priority. Okay, because as it is, pay scales have risen a bit. And it is easier to negotiate for pay, we realize, than it is for these clauses. Because these clauses, they are very particular about. Because royalty को लेके वो घबरा गए हुए हैं वगैरह. But we have to push ahead. But yes, if you write to SWA, they will tell you that these are the minimums that we believe you should be charging. It's also based on budget. Yeah. ठीक है, तो हम ये सेशन खत्म करते हैं। अच्छा, हाँ, Quickly. Yeah. See, they don't pay the royalty. रॉयल्टी का ये होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो तो थिएटर में फिल्म रिलीज करवा रहा है, बराबर। फिर वो थिएटर के बाहर जो मीडियम्स हैं उनको वो असाइन कर रहा है या लाइसेंस कर रहा है, जैसे कि टीवी है या प्लेटफॉर्म है या बाकी के जो थिंग, दे आर द वंस हु पे द रॉयल्टी। तो कंपनी भले ही बंद हो जाए, लेकिन जब तक आपका काम आ रहा है, जो भी वो काम दिखा रहा है, ही इज सपोज्ड टू पे रॉयल्टी, तो वो होता है। देख हीरो, ये कमर्शियल इंडस्ट्री है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। आपका काम जो है, अगर उसको आपके काम की ज़रूरत है, आप कितना भी वो आप उसको तकलीफ दे चुके हैं वगैरह, वो आपका दरवाज़ा तोड़ के आपके घर में आ जाएंगे कि प्लीज़ मुझे दे दो। तो आपके काम के बेसिस पे वो चाहिए, कमर्शियल है वो, यहाँ कोई लॉयल्टी या ब्लैक लिस्ट वगैरह वो सब नहीं चलता है इसके अंदर, बराबर। मार्केट के हिसाब से वो चलेंगे। वो हो चुका है, वो जब कॉपीराइट का वो जब चल रहा था, दे सेड जावेद अख्तर शुड बी बैंड एंड एटसेट्रा, कुछ नहीं हुआ। मुझे कहा गया था प्राइवेटली, अ प्रोड्यूसर हैड मेट मी इनफैक्ट जुहू बीच पे, एंड ही टोल्ड मी, ही सेज दिस इज द टॉक, कि भैया आपको काम नहीं मिलेगा, दे वांट टू टीच यू अ लेसन। आई सेड गो राइट अहेड। पर आज तक काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है, हालांकि मेरी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती है, लेकिन काम ढूंढने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। तो क्या हुआ, क्या ब्लैक लिस्ट क्या हुआ, क्या हुआ? हम तो जोर जोर से लड़ते और अभी लड़ते भी रहेंगे और भी जोर से लड़ेंगे, ठीक है? तो उसकी चिंता ना करें आप बिल्कुल चिंता ना करें। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बस आखिरी बात कहूँगा कि जिस तरह से SWA आपके सपोर्ट में है, SWA को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप भी उसी तरह से कोऑपरेट करें, उसी तरह से अपने फाइट के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। That's why your roles and responsibilities. And we discussed right in the beginning that our aim was to strengthen the union. The strength of the union is here. तो अगर आप नहीं जुड़ते हो, अगर कुछ हमारा इनिशिएटिव होता है और हम आप सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि देखो ये तय करना है क्योंकि यहाँ तक नेगोशिएशन पहुँचा है, अब आपको इससे वाकिफ करना है ताकि आप भी ये स्टैंड ले सको, और आप आते ही नहीं हो मीटिंग के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। Then there is nothing that we can do. So your response is very important, though even though we take the initiative. Do remember that. Yeah. Okay. Yeah.